गुड इवनिंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने सबसे लास्ट में किसी यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर या स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो उसके जस्ट रिजल्ट ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर है, मतलब स्फेरिकल शेल है जिसका चार्ज क्यू रेडियस आर। होलोस्फेयर है मतलब अंदर से खाली होगा। जो भी चार्ज होगा उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो देखो सबसे पहले इस यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर के कारण सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो मैंने क्लियरली बताया था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, वो सेंटर पे रखे एक पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओपन आर स्क्वायर। तो इस पूरे होलोस्फीयर के कारण भी बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओपन आर स्क्वायर होगा, जस्ट स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस। उसके बाद सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर, तो सरफेस के जस्ट बाहर वाला जो पॉइंट है उसकी सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर होगी। तो सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ओपन सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमको इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो वो भी हमको लॉजिकली पता है कि होलोस्फीयर बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो सेंटर पे सबके इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन सबसे है ना लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंप्लीट होलोस्फीयर हो तो उसके केवल सेंटर पे ही नहीं, अंदर वाले भी सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि इसको गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखना है ना कि होलोस्फीयर के सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता ही है लेकिन सेंटर पे नहीं। इनफैक्ट इस होलोस्फीयर के अंदर वाले सारे पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। तो ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी किए थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक तो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कंप्लीट होलोस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। लेकिन कई बार हमको यूनिफॉर्मली चार्ज कोई आधा होलोस्फीयर मतलब होलो हेमिस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता है। वैल्यू निकालना तो बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन को लॉजिकली निकाला जा सकता है। तो वही देखते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज आधा होलोस्फीयर हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी वो देखते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्मली चार्ज आधा होलोस्फीयर है, मतलब होलो हेमिस्फीयर है। जो भी चार्ज है इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर है, इससे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भले ही कितनी भी हो लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलरली दूर भगाने वाली। ये तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है। यूनिफॉर्मली चार्ज है इसलिए सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर दूर भगाने वाला होगा, मतलब प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस बार है ना, इस बार हमको पूछा है कि इसी प्लेन में लेकिन सेंटर से हट करके अगर कोई पॉइंट हो, है ना वही ध्यान रखना। इस सेंटर वाले प्लेन में लेकिन सेंटर से हट करके इधर अगर कोई पॉइंट हो तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी दे रखी है, बी ऑप्शन में ऐसी, सी में ऐसी और डी में ऐसी। तो ऊपर वाले प्लेन में लेकिन सेंटर से हट करके अगर कोई पॉइंट हो तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चारों में से कैसी होगी वो देखना है ना। थोड़ा सोच के बताओ कैसी होगी। चलो मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर है कि सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर दूर भगाने वाला होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केवल सेंटर पे नहीं, इनफैक्ट इस प्लेन में जितने ही पॉइंट होंगे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा, मतलब ए आंसर सही होगा। तो चलो इसको एक बार कर लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको कर लेते हैं। हाँ बच्चों, इसको थोड़ा सा लॉजिकली करते हैं। देखो वो यूनिफॉर्मली चार्ज आधा होलोस्फीयर है। तो देखो इसके सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है ना। तो बस हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज आधा होलोस्फीयर है, इसलिए इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूर भगाने वाला होगा, मतलब इसके सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमको देख है ना, लेकिन हमको देखना है कि उसी प्लेन में लेकिन सेंटर से हट करके अगर कोई पॉइंट हो
तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी वो देखना है ना? तो हमको अच्छे पता है कि सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये सेंटर से हट करके कोई पॉइंट है, बताओ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा भी हो सकता है ना। तो चलो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा टेढ़ा है, तो तुम बताओ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा टेढ़ा होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो वाई डायरेक्शन में दूर भगाने वाला और एक एक्स डायरेक्शन में दूर भगाने वाला। तो चलो वाई डायरेक्शन में दूर भगाने वाला जो कंपोनेंट है उसको ई वाई, और एक्स डायरेक्शन में दूर भगाने वाला जो कंपोनेंट है उसको ये बोल सकते हैं कि सेंटर से हट करके पॉइंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा हो सकता है। टेढ़ा होगा तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो वाई डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई वाई और एक एक्स डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई एक्स। अब देखो, अब ये ई एक्स और ई वाई कितने होंगे वो देखना है। तो देखो, उसके लिए हम थोड़ी चालाकी लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये आधा होलोस्फीयर था, वैसे ही ऊपर एक और आधा होलोस्फीयर कंसीडर करते हैं, है? तो ये करते हैं कि जैसे ये आधा होलोस्फीयर था, वैसे ही उतने ही चार्ज और उतने ही रेडियस का एक और आधा होलोस्फीयर कंसीडर करते हैं, और उसमें भी हम उसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो तुम बताओ, अरे आधा होलोस्फीयर उसको मैं सिंपल शब्दों में होलोस्फेरिकल कटोरा ही बोल देता हूँ, ठीक है? तो बस जैसे ये आधा होलोस्फीयर था, वैसे उतने ही चार्ज और उतने ही रेडियस का एक और आधा होलोस्फीयर कंसीडर करते हैं, और उसमें भी उसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो तुम बताओ कि इस कटोरे के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट थे, वैसे इस कटोरे के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। बताओ, एक तो वाई डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई वाई और एक एक्स डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई एक्स। है, तो बोल सकते हैं यार कि इस कटोरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट थे, वैसे इस कटोरे के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो एक्स डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई एक्स और एक वाई डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई वाई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इस लोअर, है ना, हम क्या करते हैं कि इस लोअर आधे हेमिस्फीयर और अपर आधे हेमिस्फीयर दोनों को कंबाइन करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि बताए नीचे वाला कटोरा और ऊपर वाला कटोरा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक कंप्लीट होलोस्फीयर बनेगा, है ना? बोल सकते हैं कि इस लोअर हाफ और अपर हाफ को अगर कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट होलोस्फीयर बनेगा। तो इसमें भी हम उसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। बस अब देखते हैं कि अब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा। बस आराम से बताओ कि लोअर हाफ और अपर हाफ को कंबाइन कर दिया तो एक कंप्लीट होलोस्फीयर बन गया। तो उसमें उसी पॉइंट को लेते हैं। तुम बताओ कि इस बार, है ना, इस बार इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? दोनों के कारण, लोअर हाफ के कारण भी होगा और अपर हाफ के कारण भी। बस, है ना? तो ध्यान रखना कि इसमें भी वही पॉइंट लेते हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर हाफ के कारण भी होगा और अपर हाफ के कारण भी। पहले लोअर हाफ के कारण देखते हैं। तो हम देख चुके हैं कि लोअर हाफ के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो वाई डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई वाई और एक एक्स डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई एक्स। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस अपर हाफ के कारण भी होगा, और हमको पता है कि अपर हाफ के कारण भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो वाई डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई वाई और एक एक्स डायरेक्शन में दूर भगाने वाला ई एक्स ही होगा। बस अब इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो तुम खुद बताओ कि इस पॉइंट पर ये ई वाई से ई वाई तो कैंसिल हो गया, है ना? तो इस पॉइंट पर ई वाई और ई वाई तो कैंसिल हो गया, और ये ई एक्स और ई एक्स जुड़ गए। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार इस कंफर्म बोल सकते हैं कि इस बार इस पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 2 एक्स। और चलो तुम देखते ही बताओ कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया है? कंप्लीट होलोस्फीयर बन गया। और हमको अच्छे पता है कि कंप्लीट होलोस्फीयर के कारण अंदर वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो बस तुम बताओ कि इस कंप्लीट होलोस्फीयर के पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 एक्स था, और बताओ कंप्लीट होलोस्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, मतलब 2 एक्स शुड बी इक्वल टू 0। और 2 इक्वल टू 0 तो सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू भी 0 आ गया। और बताओ इक्वल टू 0 आ गया ना, तो बताओ इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक्स कंपोनेंट होगा ही नहीं। एक्स कंपोनेंट होगा ही नहीं, इसलिए इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा। हाँ बच्चों, ठीक है, तो ये मैथमेटिकली
हमने थोड़ा देख लिया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो बिल्कुल 0 होगा, इसलिए इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा। है ना? तो बस अब हम कन्फर्म बोल सकते हैं, है ना? तो हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना? बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज कोई आधा होलो स्फीयर हो तो उसके केवल सेंटर पे नहीं, इनफैक्ट इस प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो चलो इसके रिजल्ट को एक बार अलग से लिख देते हैं, क्योंकि ध्यान रखना कि आगे हमको गधों से इतना सारा एनालिसिस करने का टाइम नहीं रहेगा। हमको रिजल्ट की फॉर्म में इसको डायरेक्ट याद रखना है ना? तो देखो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज आधा होलो स्फीयर है, जिसकी चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेडियस आर, और होलो स्फीयर है मतलब जो भी चार्ज है सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। है ना? हाँ बच्चों, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज आधा होलो स्फीयर है, जिसमें चार्ज सरफेस पर बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो, इतना तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि इसके सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूर भगाने वाला होगा, मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली वाई डायरेक्शन में होगा। लेकिन लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केवल सेंटर पे ही नहीं, इनफैक्ट इस प्लेन में जितने भी पॉइंट है ना, केवल सेंटर पे नहीं, इनफैक्ट इस प्लेन में जितने ही पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग-अलग हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर दूर भगाने वाली, मतलब प्योरली वाई डायरेक्शन में। तो अब डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि आधा होलो स्फीयर है तो उसके सेंटर पे नहीं, इनफैक्ट इस प्लेन में जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भले ही डिफरेंट हो, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, मतलब प्योरली वाई डायरेक्शन में होगी। तो इसमें आंसर ए वाला सही है। अब बताओ सेम चीज हम ग्रेविटी फील्ड के लिए भी कर सकते हैं ना? तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड इसको देखना। तो देखो अभी तक तो यूनिफॉर्मली चार्ज आधा होलो स्फीयर था ना, लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई है ना, इस बार मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है, ये भी आधे होलो स्फीयर की फॉर्म में। ऐसे तो प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन से झगड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? है ना? तो चलो मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है जो कि कटोरे के टाइप से है ना? कोई प्लैनेट है जो कि कटोरे के शेप में, मतलब ये आधा, है ना, आधा होलो स्फेरिकल कोई प्लैनेट है, ठीक है? तो सबसे पहले इसके सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूर भगाने वाला होता है, लेकिन ग्रेविटी फील्ड पास बुलाने वाला होता है, मतलब डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। और हमको अच्छे पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर बोल सकते हैं। तो हम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि केवल सेंटर पे नहीं, इनफैक्ट इस प्लेन में जितने ही पॉइंट होंगे, हर पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड की वैल्यू तो अलग-अलग होगी, लेकिन डायरेक्शन प्योरली वाई डायरेक्शन में होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में दूर भगाने वाला, और ग्रेविटी फील्ड वाई डायरेक्शन में पास बुलाने वाला। हाँ बच्चों, देखो अभी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज आधे होलो स्फीयर के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने देख ली, और हम लॉजिकली बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज आधा होलो स्फीयर हो तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूर भगाने वाली होगी, मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो प्योरली वाई डायरेक्शन में होगी। लेकिन अब हमको इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले बोल लेता हूँ। तो वो हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज कोई आधा होलो स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, और हमको पता है कि होलो है मतलब अंदर से खाली होगा। तो बताओ, जो भी चार्ज होगा वो इसकी हेमिस्फेरिकल सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और हमको दे रखा है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। ठीक, बस हमको पता है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो प्योरली वाई डायरेक्शन में होगी, लेकिन अब इसके सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है ना? तो बताओ उसके लिए हमको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा ना, कोई जुगाड़ काम नहीं करेगा। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए तो हमको इंटीग्रेशन से ही करना होगा। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस हेमिस्फेरिकल कटोरे को ऐसे-ऐसे डिवाइड करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि ये होलो है यार, है ना? होलो हेमिस्फीयर है। तो बताओ इस होलो हेमिस्फीयर को बताओ ऐसे-ऐसे बाँटेंगे तो क्या बनेगी? पतली-पतली रिंग बनेगी। है ना? तो ये बोल सकते हैं कि होलो हेमिस्फीयर है। तो बताओ इसको ऐसे-ऐसे बाँटेंगे तो पतली-पतली रिंग बनेगी।
बस अच्छे ध्यान रखना, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी हॉलो हेमिस्फीयर हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरी हेमिस्फेरिकल सरफेस को ऐसे पतली-पतली रिंग में डिवाइड करते हैं और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाली कोई पतली सी रिंग लेते हैं, पतली सी पट्टी लेते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना कि कभी भी होलो स्फीयर हो तो एलिमेंट ऐसे लेते हैं, है ना? कि कोई पूरे होलो स्फीयर को ऐसी पतली-पतली पट्टी में और पतली-पतली रिंग में डिवाइड करते हैं और ऐसा करते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाली पतली सी पट्टी लेते हैं, पतली सी रिंग लेते हैं, है ना? अब देखो इस रिंग की विड्थ कितनी होगी वो तो तुम इज़िली बता सकते हो, तुम खुद बताओ कि तुम खुद बताओ कि जो पट्टी है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है? डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है और इस होलो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है। तो बताओ इस पतली सी पट्टी की विड्थ कितनी होगी? आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, है तो बोल सकते हैं। इस पतली सी पट्टी थोड़ी-सी टेढ़ी होगी ना और इस पतली सी पट्टी की विड्थ कितनी होगी? आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस तो कैपिटल आर इंटू एंगल डी थीटा। इस पतली सी पट्टी की विड्थ हो जाएगी आर डी थीटा इतनी हो जाएगी। उसके बाद हमको अच्छे पता है कि इस होलो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है और इसके साथ एंगल बन रहा है। तो बताओ कैपिटल आर का ये कंपोनेंट मतलब एक्सियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? कैपिटल आर साइन थीटा। तो इतना आता होगा तुमको। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कैपिटल आर है, इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो बताओ बेस मतलब ये वाला कंपोनेंट कैपिटल आर कॉस थीटा और परपेंडिकुलर मतलब ये वाला कंपोनेंट कैपिटल आर साइन थीटा। तो बस हम बोल सकते हैं कि ये जो पतली सी रिंग है ना, इस पतली सी रिंग की रेडियस का काम कौन करेगा? कैपिटल आर साइन थीटा और इस रिंग की इस सेंट्रल पॉइंट से एक्सियल डिस्टेंस का काम कौन करेगा? कैपिटल आर कॉस थीटा। और चलो ऐसा करते हैं कि जो पतली सी पट्टी है या पतली सी रिंग है उसका चार्ज डीक्यू मान लेते हैं, ठीक? तो चलो सबसे पहले हमको इस पतली सी पट्टी या पतली सी रिंग का चार्ज डीक्यू कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार जो भी चार्ज है वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पतली सी रिंग का चार्ज निकालने के लिए पहले हमको इस पतली सी रिंग या इस पतली सी पट्टी का एरिया देखना होगा। है तो तुम आराम से बताओ कि ये पतली सी सर्कुलर पट्टी है, है ना? देख सकते हो। ये बताओ पतली सी सर्कुलर पट्टी है, तो इस पतली सी सर्कुलर पट्टी का एरिया कितना होगा? पट्टी की लेंथ इंटू विड्थ। तो बताओ ये सर्कुलर पट्टी है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई r, जहाँ इस रिंग की रेडियस का काम कौन कर रहा है? कैपिटल R sin थीटा। है तो ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर पट्टी है तो पट्टी की लेंथ 2 पाई r, जहाँ रिंग की रेडियस का काम r sin थीटा। तो पट्टी की लेंथ तो इतनी हो गई इंटू पट्टी की विड्थ कितनी है? r d थीटा। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि पतली सर्कुलर पट्टी है तो पट्टी का एरिया कितना होगा? पट्टी की लेंथ इंटू विड्थ। तो सर्कुलर पट्टी है इसलिए इसकी लेंथ तो 2 पाई r, जहाँ r का काम कौन करेगा? कैपिटल R sin थीटा इंटू उसकी विड्थ r d थीटा। तो बस पतली सी पट्टी का एरिया इतना आ गया। तो अब हमको देखना है कि इस पतली सी पट्टी पर चार्ज कितना होगा वो देखना है। फिर तुम खुद बताओ कि तुम खुद बताओ कि जो होलो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। तो बताओ इतने एरिया में कितना चार्ज होगा बताओ? सिग्मा इंटू 2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा इतना होगा। है ना? तो ये बोल सकते हैं कि बताओ यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो 2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा इतने एरिया में कितना चार्ज होगा? सिग्मा इंटू 2 पाई r sin थीटा इंटू r d थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इस पतली सी पट्टी पर चार्ज कितना आ जाएगा यार? 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर इंटू sin थीटा d थीटा। बस हम बोल सकते हैं कि इस पतली सी पट्टी या पतली सी रिंग पर चार्ज इतना होगा। या तो बस तुम आराम से बताओ। हुँ, ये तुम आराम से बताओ कि बता इस बार जो एलिमेंट है वो पतली सी रिंग की फॉर्म में है ना? तो बता ये बता इस पतली सी रिंग की रेडियस स्मॉल r है। इस रिंग पर चार्ज dq है और इस रिंग की सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस x है। तो बताओ इस पतली सी रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक्सियल डायरेक्शन में दूर भगाने वाला होगा। कह सकते हैं ना? वही इस पतली सी रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियली दूर भगाने वाला होगा और हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख देता हूँ।
ये तो हम लिख सकते हैं कि इस पतली सी रिंग के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियली दूर भगाने वाला होगा। और बताओ, इस बार जो अपना एलिमेंट है वो पतली सी रिंग की फॉर्म में है, तो इसमें रिंग वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बस तुम आराम से बताओ, इस पतली सी रिंग का चार्ज dq और इसकी सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस x है, तो बताओ इस पतली सी रिंग के कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियली दूर भगाने वाला होगा। और कितना होगा? वही रिंग वाला फॉर्मूला, kq x अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बोल सकते हैं कि इस पतली सी रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? k, q की जगह पतली सी रिंग का चार्ज dq, x ये एक्सियल डिस्टेंस, तो k q की जगह dq, x ये एक्सियल डिस्टेंस अपन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो r इस रिंग की रेडियस, तो इस रिंग की रेडियस स्मॉल r है, तो r स्क्वायर की जगह स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो बस इस पतली सी रिंग या पतले से एलिमेंट के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है? इन सबकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे इधर dq की वैल्यू जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो बताओ dq, तो इस पतली सी रिंग का चार्ज, तो पतली सी रिंग का चार्ज कितना आया? 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर sin थीटा d थीटा। तो dq की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू भी रख सकते हो। तो x होगी रिंग की सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस, और एक्सियल डिस्टेंस कितनी है बताओ? r cos थीटा है। और अब इस चीज को भी देख सकते हो, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, इसको तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो। तुम बताओ कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिख रहा है ना? है ना? ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिख रहा होगा। तो बताओ उसमें बेस का काम तो कौन करेगा? x। परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? रिंग की रेडियस स्मॉल r। और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? इस हेमिस्फीयर की रेडियस कैपिटल R। तो बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कैपिटल R स्क्वायर। तो तुम आराम से बताओ, ये तुम आराम से बताओ कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको हाइपोटेनस स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसकी पावर 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? r क्यूब। इतनी मैथमेटिक्स आती होगी। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कैपिटल R स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 करेंगे तो r क्यूब आ जाएगा। तो बस तुम बताओ कि ऊपर भी r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब और नीचे भी r क्यूब है, तो बताओ r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, है ना? नीचे लिख देता हूँ कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। अब देखो जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा, समझ जाना। कि बताओ इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया ना। तुम बताओ कि k को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, है ना? तो वही इसमें k को खोल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। फिर ऊपर क्या बचेगा? 2 पाई सिग्मा, ये r क्यूब से r क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा? sin थीटा इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा d थीटा ये बचेगा। और नीचे r क्यूब से r क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा। और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को भी ऊपर ले आता हूँ, तो सिग्मा अपन 4 एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा। और 2 को इसके साथ कर देते हैं, तो बताओ 2 को इसके साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। और 2 sin थीटा cos थीटा को हम sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं। है, तो मैं लिख देता हूँ। ये बताओ इन सबको अगर सॉल्व करेंगे ना, है ना? इन सबको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। वो समझ गए होंगे तुम, है ना? तो बस आराम से बताओ कि इस पतली सी रिंग या छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो पूरे हेमिस्फेरिकल कटोरे के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटीग्रेशन इस बार बोल सकते हैं। तुम खुद बताओ कि इस बार जितने भी एलिमेंट होंगे सब कोएक्सियल रिंग की फॉर्म में होंगे ना? बोल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है सब कोएक्सियल रिंग की फॉर्म में होंगे। तो हर एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में होगा, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं, इस पतली सी रिंग या इस पतले से एलिमेंट के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इंटीग्रेशन।
चलो डायरेक्ट बताओ कि बताओ जो इंटीग्रेशन करेंगे उसमें सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा इंटीग्रेशन sin 2 थीटा इंटू डी थीटा, है ना? वही कि इंटीग्रेशन करेंगे तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन बाहर और इंटीग्रेशन sin 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट रखते हैं, तो तुम आराम से बताओ, इधर डी थीटा है तो थीटा की लिमिट रखेंगे, तो बस तुम आराम से बताओ, इस टाइप का है ना, डी थीटा है, थीटा की लिमिट रखेंगे, तुम आराम से बताओ कि सबसे पहली रिंग ये होगी जिसके लिए थीटा टेंड्स टू 0, फिर थीटा इक्वल 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे करके लास्ट रिंग ये होगी जिसके लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थीटा यहाँ से मेज़र कर रहे हैं ना, तो बस हम बोल सकते हैं यार। ये हम बोल सकते हैं कि सबसे पहली, ये मैं मिटा ही देता हूँ, लिमिट में कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि सबसे पहली रिंग ये होगी जिसके लिए थीटा टेंड्स टू 0 और सबसे लास्ट रिंग ये वाली होगी इसके लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो तुम बताओ कि कटोरा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? थीटा इक्वल टू 0 से 90 डिग्री तक फैला हुआ है। तो लिमिट थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 ये रखेंगे। बस आगे इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं ना? तो मैं केवल इस इंटीग्रेशन को अलग से कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन को अलग से कर लेता हूँ। तो हमको sin 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो ये तुमने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा, है ना? तो तुम देखते ही बताओ कि बहुत नॉर्मल टाइप का एक्सप्रेशन है, बताओ किसके जैसा दिख रहा है? साइन थीटा जैसा दिख रहा है। बस थीटा की जगह कुछ और आ गया है। कौन आ गया? 2 थीटा, मतलब लकीली थीटा की जगह थीटा की लीनियर टर्म आ गई है। और ये तुमने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि अगर थीटा की जगह थीटा की लीनियर टर्म आ जाए तो इसके इंटीग्रेशन का वही शॉर्टकट कि पहले पूरे का इंटीग्रेशन और फिर थीटा का कोएफिशिएंट नीचे। पहले पूरे का इंटीग्रेशन तो होता sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा इंटू फिर थीटा का कोएफिशिएंट नीचे, तो थीटा का कोएफिशिएंट जो 2 है वो नीचे आएगा, है ना? तो चलो इस 1/2 को तो मोह माया से बाहर कर देता हूँ, है ना? 1/2 को बाहर कर देंगे तो सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, इस सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस 1/2 को मैं इससे कंबाइन कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। और बताओ अब क्या बचा अंदर? केवल माइनस cos 2 थीटा बचा। बस अब लिमिट रखेंगे, कैसे रखेंगे? वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ अपर लिमिट में थीटा की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो माइनस cos 2 थीटा करेंगे तो पाई आ जाएगा माइनस। लोअर लिमिट में थीटा की जगह 0 रखेंगे तो माइनस cos 0। इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना यार, इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तुम बताओ cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है तो माइनस cos 180 कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा माइनस cos 0 1 तो माइनस cos 0 माइनस 1, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये इस सब का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? और सॉल्व करेंगे तो ये पूरी चीज कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो अच्छे ध्यान रखना तुम, हाँ बच्चों, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा होलो स्फीयर हो ना, ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा होलो स्फीयर हो तो उसमें एलिमेंट ऐसे लेते हैं यार। तो ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी होलो स्फीयर हो तो उसको पतली पतली रिंग में डिवाइड करते हैं और ऐसा करते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल करने सबटेंड करने वाला छोटा सा एलिमेंट इस टाइप से लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में पूछा था, लेकिन ये अपने जे एडवांस में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि यहाँ जो तुम पढ़ रहे हो वो केवल जेईई का एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं है, आगे बीटेक में भी इन सारी चीजें पूछी जाती हैं, इस पे बेस क्वेश्चन वहां भी पूछे जाते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने किसी यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हो मतलब भरा हुआ स्फीयर हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो देखते हैं। और देखो इसका रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, बाकी इसकी डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। पहले इसका रिजल्ट देख लेना। ये देखो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, मतलब भरा हुआ स्फीयर है। इसकी रेडियस r,
चार्ज प्लस क्यू है और देखो सॉलिड स्फीयर है मतलब जो भी चार्ज है इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप से कोई यूनिफॉर्मली चार्ज भरा हुआ है सॉलिड स्फीयर है ना? तो चलो सबसे पहले सबसे पहले हमको देखना है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर बाहर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। देखो ये तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, है ना? तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, वो सेंटर पे रखे एक पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। तो बताओ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड kq अपन r स्क्वायर होता है। तो इस पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण भी बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड kq अपन स्मॉल r स्क्वायर होगा जहाँ स्मॉल r सरफेस से नहीं सेंटर से डिस्टेंस। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के सिमिलर सॉलिड स्फीयर के कारण भी बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड kq अपन स्मॉल r स्क्वायर मतलब kq अपन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। अब चलो अब इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ठीक है, तुम अच्छे ध्यान रखना कि होलो स्फीयर में तो सरफेस के जस्ट अंदर और सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है, लेकिन इस बार ये होलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। तो इसमें सरफेस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं होगा। इसलिए इस बार हमको सरफेस के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सरफेस वाला पॉइंट ही बोल सकते हैं। बस अब हमको सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ये तो हम है ना? तो हम देख सकते हैं कि सरफेस वाले पॉइंट की सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कितनी होगी? स्फीयर की रेडियस कैपिटल R के बराबर, है ना? बोल सकते हैं कि सरफेस वाला जो पॉइंट है उसकी सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कितनी होगी? स्फीयर की रेडियस कैपिटल R के बराबर। तो बताओ सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? kq अपन सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल R स्क्वायर ये हो गया। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो दूर भगाने वाली होगी। तो देखो ये तो सरफेस और बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमको देखना है कि है ना? अब हमको देखना है कि सेंटर से r डिस्टेंस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है ना? तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि बताओ अगर ये होलो स्फीयर होता तो होलो स्फीयर के कारण तो अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन इस बार होलो नहीं सॉलिड स्फीयर है, तो इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, है ना? और हम थोड़ा-सा फीलिंग से बोल सकते हैं कि बताओ इस बार होलो नहीं सॉलिड स्फीयर है, तो बताओ अंदर वाले पॉइंट पर भी कम से कम इतने स्फेरिकल पार्ट के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर वाले पार्ट के कारण नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, इस बार होलो नहीं सॉलिड स्फीयर है, तो इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। और हम बोल सकते हैं कि इस बार अंदर वाला कोई पॉइंट लें, तो इस पॉइंट पर इतने स्फेरिकल पार्ट के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ध्यान रखना कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है ना? और इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है? तो आगे हम डिराइव करेंगे, लेकिन अभी याद रखना कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है और डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए क्या आएगा? kq अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r। ये तो डिराइव कर लेंगे आगे, लेकिन रिजल्ट याद रखना है ना? कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता बल्कि r के प्रोपोर्शनल होता है। और कितना होता है? kq अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r। और देखो इसको याद रखने की ये स्किल होती है ना? तो हमको पता है कि नॉर्मली तो इलेक्ट्रिक फील्ड रफली kq अपन r स्क्वायर की फॉर्म में होता है, लेकिन इस बार मैंने याद कराया कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ ऊपर एक r आ रहा है तो नीचे भी r की एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आएगी, इसलिए नीचे कैपिटल R क्यूब होगा, ऐसे याद रखना है ना? तो बस सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है और पूरा फॉर्मूला क्या होगा? kq अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r। या ये तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज q की फॉर्म में हो गया, लेकिन कई बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी रो की फॉर्म में पूछता है, तो उसको भी आगे डिराइव करेंगे, लेकिन याद रखना कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कितना होता है? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और डायरेक्शन जो होती है वो रेडियली बाहर की ओर होती है, इसलिए r वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज की फॉर्म में तो kq अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r, या चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r ये बोल सकते हैं। अब
इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो हमको पता है कि सेंटर वाला जो पॉइंट है उसकी तो रेडियल डिस्टेंस 0 होगी और स्मॉल r 0 होगा तो सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 होगा, ये बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हमने रिजल्ट देख लिए। अब चलो एक बार इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। हाँ बच्चों, फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, चार्ज प्लस क्यू रेडियस r और जो भी चार्ज है इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको देखना है कि जैसे-जैसे जैसे-जैसे सेंटर से रेडियल डिस्टेंस r चेंज करेंगे वैसे-वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलो सबसे पहले r इक्वल टू 0 पर या सेंटर पर देखते हैं। लिख देता हूँ, ठीक। फिर सबसे पहले r इक्वल टू 0 या सेंटर पर देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि सॉलिड स्फीयर के कारण भी सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 होता है। अब अंदर देखते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है। तो हमको अच्छे पता है कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता बल्कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमको पता है, चलिए कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है और k क्यूब अपन r क्यूब इनटू स्मॉल r होता है ना। तो बस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा मतलब लीनियरली बढ़ेगा और बढ़ते-बढ़ते इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो हम देख चुके हैं कि सॉलिड स्फीयर के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा मतलब लीनियरली बढ़ेगा और बढ़ते-बढ़ते इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और कितना होता है k q अपन r स्क्वायर। और बताओ बाहर जाएँगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और 1 ओपन r स्क्वायर के टाइप से घटेगा, है ना? तो लिख सकते हैं कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और 1 ओपन r स्क्वायर के टाइप से घटेगा k q ओपन स्मॉल r स्क्वायर के टाइप से। ठीक है? इसके सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना लिया कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनली मतलब लीनियरली बढ़ता है। बढ़ते-बढ़ते सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है k q ओपन कैपिटल R स्क्वायर और बाहर जाएँगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ओपन R स्क्वायर के टाइप से घटेगा, इस टाइप से होगा। तो देखो ये जो ग्राफ बना है उससे हम कन्फर्म बोल सकते हैं ना, जो ग्राफ बना है उससे हम पक्का बोल सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है? सरफेस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और k q अपन कैपिटल R स्क्वायर इतना होता है। हाँ बच्चों देखो अभी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किसी सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो वैसे ही अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का कोई सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट हो, तो उसके कारण ग्रेविटी फील्ड कितना होता है वो देखते हैं। बताओ दोनों के रिजल्ट सिमिलर है ना? तो ये सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वैसे ही सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड कितना होता है वो देखते हैं। और अच्छे ध्यान रखना कि ग्रेविटी फील्ड में ये सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट का ग्रेविटी फील्ड वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है कि प्रैक्टिकली जितने भी प्लैनेट होते हैं वो घिस-घिस करके ऑलमोस्ट सॉलिड स्फेरिकल ही बन गए हैं। इसलिए सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड ये प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और बताओ अपनी जो अर्थ है उसको भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट बोल सकते हैं ना? तो बस हम इनडायरेक्टली अर्थ के कारण ग्रेविटी फील्ड ही देख रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं कि इस बार है ना, मान लेते हैं कि इस बार कोई यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है। जैसे मान लेते हैं अर्थ ही है, इसका मास m, इसकी रेडियस r और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है मतलब जो भी मास है वो इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है, जैसे मान लेते हैं अर्थ ही है। तो बस इसके कारण ग्रेविटी फील्ड कितना होगा वो देखना है। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस बाहर वाले पॉइंट पर। हाँ बच्चों, सबसे पहले देखना है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा वो देखना है। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली एट्रैक्टिव मतलब पास बुलाने वाली होगी ना, तो हमको अच्छे पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, ये सेंटर पे रखे पॉइंट मास के टाइप से काम करेगा। तो बताओ पॉइंट मास के कारण ग्रेविटी फील्ड gm ओपन r स्क्वायर होता है, तो इस पूरे सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण भी बाहर तो ग्रेविटी फील्ड सिंपली
जीएम ओपन आर स्क्वायर होगा, जहाँ आर सरफेस से नहीं, सेंटर से डिस्टेंस है। अब देखो, अब हमको इसके सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड देखना है ना? जस्ट अंदर और जस्ट बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं है। सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड देखना है तो बताओ, सरफेस वाला जो पॉइंट है, उसकी सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कितनी होगी? इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर के बराबर। तो तब सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा? जीएम अपन सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर स्क्वायर है। अब देखो, अब हमको देखना है कि अब हमको देखना है कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर अंदर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि जैसे सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, वैसे ही सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण अंदर ग्रेविटी फील्ड भी 0 नहीं होगा। है ना? हमको पता है कि अंदर अगर कोई पॉइंट लें, तो कम से कम इतने पार्ट के कारण तो ग्रेविटी फील्ड होगा ना, बाहर वाले पार्ट के कारण नहीं होगा। लेकिन अंदर वाला अगर कोई पॉइंट है, तो कम से कम इतने स्फेरिकल पार्ट के कारण तो यहाँ ग्रेविटी फील्ड होगा। तो ध्यान रखना कि सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट हो तो अंदर ग्रेविटी फील्ड 0 नहीं होता है। बताओ, जैसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शन होता है, वैसे ग्रेविटी फील्ड भी आर के रेडियल डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शन होगा। और डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए अंदर ग्रेविटी फील्ड कितना आएगा? जीएम अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। खुद बताओ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? के क्यू अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो अंदर ग्रेविटी फील्ड जीएम अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इतना हो गया। या अगर इसको मास डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन इंटू आर वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी। इसे साइन के साथ एक्चुअली माइनस आर वेक्टर लिखा जा सकता है। और चलो, अब हमको देखना है कि इस प्लैनेट या अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड देखना है। तो हमको पता है कि सेंटर वाला जो पॉइंट होगा, उसकी तो रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर 0 होगी। तो सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड 0 होगा, ठीक है। ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं, ये वेक्टर को हटाए तो, है ना? ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम एप्सिलॉन नॉट करता है, ग्रेविटेशन में वो काम कौन करता है, वो देखना है। तो इसको हम कर सकते हैं अपनी चालाकी से। ये तो हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम K करता है, ग्रेविटेशन में वही काम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G करता है। और बताओ, K को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो बस एप्सिलॉन नॉट का काम कौन करेगा, वो देखना है। तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट को इधर और G को इधर ट्रांसफर करें। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर और G को इधर ट्रांसफर करें, तो एप्सिलॉन नॉट का काम कौन करेगा? 1/4 पाई G। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम एप्सिलॉन नॉट करता था, ग्रेविटेशन में वो काम कौन करेगा? 1/4 पाई G। लेकिन रटने की जरूरत नहीं, इसको हम अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो एक अ, अर्थ के कारण या किसी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड का रिजल्ट देख लिया, ठीक है? अब चलो, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ से रिजल्ट ज्यादा अच्छे से याद होते हैं, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कि अर्थ ही है ना? ये तो चलो मान लेते हैं कि अर्थ ही है। इसका मास m, रेडियस r, और जो अर्थ है उसको हम यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट मान रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो भी मास है वो अर्थ के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बस जैसे-जैसे अर्थ के सेंटर से रेडियल डिस्टेंस r चेंज करेंगे, वैसे-वैसे अर्थ का ग्रेविटी फील्ड किस टाइप से चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले सेंटर पर तो हमको पता है कि बताओ, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड 0 होगा। फिर अंदर देखना है, तो हमको अच्छे बताएँ कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल होता है, तो अंदर ग्रेविटी फील्ड भी R के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट या इस अर्थ के अंदर देखें, तो अंदर ग्रेविटी फील्ड R के प्रोपोर्शनल होगा ना? तो अंदर ग्रेविटी फील्ड R के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, मतलब लीनियरली बढ़ेगा। और बढ़ते-बढ़ते इसकी सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होगा। और कितना होगा? जीएम अपन कैपिटल आर स्क्वायर इतना होगा। और अब बाहर देखते हैं, तो हमको पता है कि अर्थ के बाहर देखें तो वहां ग्रेविटी फील्ड घटेगा और 1/r स्क्वायर के टाइप से घटेगा। तो अर्थ सरफेस के बाहर देखें तो वहां ग्रेविटी फील्ड 1/r स्क्वायर के टाइप से घटेगा। पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ग्रेविटी फील्ड ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। बस सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट या अर्थ के कारण ग्रेविटी फील्ड का ग्राफ इस टाइप का आ गया है। अब देखो, अब इस ग्राफ से हम कंफर्म बोल सकते हैं ना, इस ग्राफ से हम कंफर्म बोल सकते हैं
कि अर्थ का ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है? सरफेस पर होता है। ग्राफ से दिख रहा है ना? देखो इस ग्राफ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है? सरफेस पर होता है और कितना होता है? जीएम अपन कैपिटल आर स्क्वायर। बाकी सरफेस से कुछ हाइट पे जाएँगे तब भी ग्रेविटी फील्ड घटेगा और सरफेस से गहराई पर जाएँगे तब भी ग्रेविटी फील्ड घटेगा। लेकिन अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होगा और जीएम अपन कैपिटल आर स्क्वायर होगा। है ना? और ध्यान रखना कि जी, एम अर्थ का मास, आर अर्थ की रेडियस, इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड एप्रोक्सिमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना? और अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटी फील्ड होता है उसको जी नॉट बोलते हैं या छोटे बच्चे इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना कि कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो, है ना? कोई बहुत स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ जाएगा कि ग्रेविटी फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का मतलब सेम ही होता है ना? तुम बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास और ग्रेविटी फील्ड भी क्या होता है? लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास ही होता है। इससे ध्यान रखना कि ये जो जी है ना उसको बिल्कुल सही शब्दों में तो ग्रेविटी फील्ड बोलना चाहिए लेकिन दूसरे शब्दों में इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो किसी सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट या अर्थ के ग्रेविटी फील्ड रेडियल डिस्टेंस के साथ किस टाइप से चेंज करेगा इसका ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ए ऑप्शन में ये वाला ग्राफ दे रखा है और उसके कंपटीशन में जो बी ऑप्शन है उसमें ग्राफ बिल्कुल उल्टा देता है। तो सोच के बताओ कि अगर इन दोनों में कंपटीशन हो तो हमको मजबूरन किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा? बी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो तुम बताओ कि ये सब तो ग्रेविटी फील्ड की वैल्यूज़ होती हैं, है ना? ये सब तो ग्रेविटी फील्ड की वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन हमको पता है कि ग्रेविटी फील्ड जो होता है वो पास बुलाने वाला होता है ना? हमको पता है कि ग्रेविटी फील्ड अट्रैक्टिव होता है मतलब पास बुलाने वाला होता है, तो उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होती है मतलब माइनस आर आर कैप में होती है। इसलिए है ना? कोई की ग्रेविटी फील्ड की डायरेक्शन अट्रैक्टिव पास बुलाने वाली होगी मतलब रेडियली इनवर्ड होगी, माइनस आर कैप डायरेक्शन में होगी, इसलिए ग्रेविटी फील्ड को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि इन दोनों में कॉम्पिटिशन हो, तो फिर हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? फिर बहाना ही बनाएँगे कि जो ए ऑप्शन है वो तो ग्रेविटी फील्ड की केवल वैल्यू को ही बता रहा है, लेकिन बी ऑप्शन है वो ग्रेविटी फील्ड की वैल्यू को ही बता रहा है और साथ में डायरेक्शन को ही बता रहा है, इसलिए बी सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर बी ऑप्शन में हो ही नहीं, तो फिर ए सिलेक्ट करेंगे, फिर बहाना ये बनाएँगे कि डायरेक्शन तो अंडरस्टूड है, उसमें क्या बताने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आना चाहिए तुमको। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से झगड़ा करने बैठ रहे हो।